दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन दुख में तू ही काम आई, बड़ी बहू नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। विकास जब घर पर जल्दी लौट आया, देखा तो उसकी पत्नी मनस्वी बेसमेंट में भरे पानी को बुआरे से छोड़कर बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी। मनस्वी की हालत देखकर विकास की आंखों में आंसू आ गए। आहट से मनस्वी ने मुड़कर देखा तो विकास खड़े थे। अरे, आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? ठेकेदार से बात करी? कब आ रहा है वो? आज तो बारिश तेज थी ना, देखिए कितना पानी भर गया। नए ठेकेदार से बात करी थी, वो भी इस काम के कम से कम 30,000 तो मांग ही रहा है। घर बहुत पुराना हो गया है, मरम्मत में इतने रुपये तो लग ही जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार से। मनस्वी जानती थी बहुत ज्यादा आय तो थी नहीं विकास की, घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई के बाद में बहुत थोड़ा सेविंग कर पाते थी। और फिर जब से मम्मी जी बीमार हुई, ये सारी सेविंग उनके इलाज में पूरी हो जाती है। मनस्वी, मम्मी कैसी? आज कुछ ठीक नहीं लग रही। मम्मी जी कुछ बोली नहीं रही है, खाना भी दे रही हूँ तो ढंग से नहीं खा रही, या यूँ कहे कि कुछ खाया ही नहीं है। बड़ी बेचैन हो रही है, एक दो बार अपने मुंह से आपका नाम जरूर लिया। विकास अपनी माँ के पास गया। माँ सुनती विकास की माँ जानकी देवी के शिथिल पड़े शरीर में हलचल सी हुई। तू आ गया बेटा, आ मेरे पास बैठ। कब कपाती होठों से जानकी देवी ने अपने बेटे को बुलाया। जैसे ही विकास माँ के पास जाकर बैठा, माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ माँ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर के लेकर चलूं? नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुझसे और मनस्वी से कुछ बात करनी है। बड़ी मुश्किल से जानकी देवी हिम्मत जुटा पाई और विचारों से भरा बवंडर अपने बेटे के सामने फैला दिया। पता है विकास, शादी होकर जब इस घर में आई तो अगले ही साल मेरी गोद में तेरा बड़ा भाई प्रशांत आ गया, और उसके 2 साल तेरी बड़ी बहन निधि। मेरा जीवन संपूर्ण हो चुका था और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन फिर 3 साल बाद ही अचानक मुझे पता पड़ा कि मेरे गर्भ में तू पल रहा है, एक लड़का और एक लड़की होने के बाद में तेरा होना मेरे लिए एक बिन माँ मांगा तोहफा था, जिसे मुझे स्वीकार भी करना पड़ा। प्रशांत और निधि बचपन से पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। मेरी असली मेहनत तुझे पालने में हुई। कहते कहते माँ रुक गई। माँ, लेकिन अब इन सब बातों को करने का क्या मतलब है? मतलब है बेटा, आज मुझे मेरे दिल की बात कह लेने दे। और एक बार फिर जानकी देवी ने बोलना शुरू किया। जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, किसी कार्य में अच्छा नहीं, यही सोच रही है हमारे समाज की, इसलिए मैंने कभी भी तेरे गुणों पर ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा तुझे मन ही मन कोसती थी। ये कैसे बच्चे को मैंने जन्म दिया? तेरी शरारतें और आए दिन की शिकायतों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। लेकिन तुझे समझने की बजाय मैंने हमेशा तेरी अवगुणों को ही तुझे याद दिलाया, हमेशा तुझे प्रशांत और निधि से तुलना करती रहती, और अक्सर तेरे पिताजी द्वारा तेरी पिटाई भी हो जाती। प्रशांत भी तेरी बहुत मजाक उड़ाता था, वही निधि भी हमेशा अपने बड़े भैया की गुण गाती रहती थी, और मैं भी हमेशा गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझती रही। समय बीतता गया। प्रशांत एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हो गया, उसकी भी शादी हुई और तेरी भाभी आई। यही तो घर था, जाना में उसे परणा कर लाई थी, तब तो उन्हें ये घर छोटा नहीं लगा। निधि की भी शादी हो गई, लेकिन सप्ताह के 4 दिन वो मेरे यहाँ आकर ही रहती। ससुराल में कोई ज्यादा टोकने रोकने वाला नहीं था, ऐसे में ससुराल कम यही ज्यादा बसेरा था।
इधर जैसे जैसे प्रशांत का प्रमोशन बढ़ता गया, तेरी भाभी की सब जरूरतें भी बढ़ने लगी। हर एक दिन आया जब ये घरोदा मुझे और तेरे बाबूजी को छोड़कर वो सब चले गए। तेरी शादी हो गई और मनवशी बहू बनकर आ गई। जैसे तुझे कभी दिल से नहीं अपनाया, मनवशी को भी कभी प्यार नहीं दिया। सच कहूँ तो मनवशी ने इतने सालों में मेरी सेवा और इस घर को संभालने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, पर क्योंकि वह तेरी पत्नी थी इसलिए उसे मेरे और तेरे बाबूजी का गुस्सा हमेशा सहना पड़ा। पर इस बच्ची ने कभी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। हम तो यही सोचते थे कि हमारे जीवन की असली कमाई तो प्रशांत और निधि है। हमारा तो इतना बार मन भी हुआ कि हम दोनों उनके साथ रहने चले जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी बढ़कर हमें एक बार भी बुलाया तक नहीं। और फिर एक दिन अचानक जब एक्सीडेंट में तेरे बाबूजी चल बसे और मेरे दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया, तब मेरे जीवन में मुझे कुछ अलग नजरिए दिखा दिए। बड़ा बेटा जिसकी मैं तारीफ करते नहीं थकती थी, केवल एक बार मुझसे मिलने आया और उसके बाद में एक दिन भी उसने पलटकर मेरी तबीयत और मेरे शरीर पर हो रहे खर्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। और मेरी बेटी जो सप्ताह में 4 दिन इस घर में पड़ी रहती थी, अब 4 महीने में भी एक बार मुझे देखने के लिए नहीं आती। फोन भी करती हो तो काम में व्यस्तता का बहाना बना देती है। लेकिन एक तू है बेटा, तूने और मनुष्य ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन भर में जिस बेटे को गलत और निकम्मा समझती रही, उसी बेटे ने मेरे जीवन के सबसे मुश्किल घड़ी में मेरी पार लगाई। यहाँ तक कि तेरे पास जितनी भी जमा पूंजी वह भी मेरे इलाज में पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक उब तक नहीं आई। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर बेटे बहू अपने माँ बाप के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यही तो फर्क समझ में आता अपनी और पराया का। जब जिंदगी में सब कुछ शांति है, शांति होती है, सभी अपने होते, लेकिन असली परीक्षा की घड़ी तो तभी होती है जब हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता। तब अपना खून भी किस तरीके से पराया हो जाता, ये मुझसे अच्छा कौन जानेगा। पता है तुझे कल भी निधि आई थी और तेरी बड़ी भाभी का फोन भी। हाँ माँ आओ की तबीयत पूछने के लिए किया था। वो ने फोन आप भी मतलब से गलत समझती है। नहीं रे, मेरी शादी में जो मेरी माँ ने मुझे गहने दिए थे उनका हिसाब किताब पूछने के लिए फोन आया था। और निधि भी इसी सिलसिले में बात करने आई थी। तबीयत का बहाना बनाकर मैंने उन दोनों से बात नहीं करी। जानकी देवी ने अपने लड़खड़ाते हाथ अपनी सदर के अंदर डाली और एक पोटली निकालकर विकास के हाथों में थमाकर बोली, बेटा इस पोटली में वही गहने जो मैं तेरी इच्छा से तुम दोनों को दे रही हूँ, साथ ही इस घर के कागजात भी। मुझे पता अकेले बेसमेंट में के मरम्मत में 30,000 का खर्चा। इतना पुराना घर मरम्मत कराओगे तो लाखों रुपए तो घर के मरम्मत में पूरे हो जाएंगे। मेरे चले जाने के बाद इस घर को बेचकर अपनी सुविधा अनुसार एक नया घर ले लेना, साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने आगे के जीवन की भी तैयारी कर लेना। और हाँ, अपने भाई और बहन की फिक्र ना करना। मैंने तेरे सासा जी से इन सब की कानूनी कार्यवाही करवा लिए। जीवन भर हम किस नज़र से हमारे बच्चों को देखते और अचानक से जीवन में कैसा पड़ाव आता है कि नजरिया ही बदल जाता। हमेशा तेरी पढ़ाई लिखाई और बचपन के व्यवहार से मैं तुझे परखती रही, कभी तेरे गुणों और तेरे व्यवहार की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कभी सोचा ही नहीं कि तुझे मेरे प्यार और अपनेपन की कितनी जरूरत है। और एक बात बोलूं बेटा, कल से मैं ये बोझ अपने दिल पर लेकर जी रही हूँ कि तुझे मैंने आज तक कितना गलत समझा, हमेशा डांट लगाकर तुझे कितना सब कुछ गलत कहा।
लेकिन पता नहीं कि तू किस मिट्टी का बना है, कि तूने हमेशा तन मन धन से अपना कर्तव्य निभाया। आज मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गर्भ से तेरे जैसे बच्चे ने जन्म लिया। खुश रहो मेरे बच्चों। माँ कैसी बात कर रही हो? विकास ने अपनी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप कहीं नहीं जाने वाली हो, देखना थोड़ी दिनों में आप एकदम सही हो जाओगी। और एक बार फिर से इतना कहना था कि विकास को अपने माँ के हाथों की पकड़ ढीली सी लगने लगी। माँ देखा तो माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था। असीम संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर था। जीवन के अंतिम दिनों में अपने पराये के फर्क को पहचान कर वह अपने बोझ से आज मुक्त हो चुकी थी।